नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले खबर दंतेवाड़ा से, जहां एनएमडीसी बचेले के खिलाफ आंदोलन खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि 4 दिनों से आंदोलन लगातार चल रहा था। लाल पानी प्रभावित 12 पंचायतों के युवकों को रोजगार दिया जाएगा, इस बात का ऐलान हो चुका है। 1 हफ्ते में रोजगार देने के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म करने का फैसला किया गया। एनएमडीसी प्रबंधन के बीच बातचीत के बाद आंदोलन खत्म किया गया है। 12 पंचायत के युवक भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन पर लगातार डटे हुए थे। हमारा जो आंदोलन लाल पानी प्रभावित क्षेत्र के लिए जो युवाओं के रोजगार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, आज हमारी एक डेलीगेशन के साथ आज हमारे बीच एनएमडीसी के महाप्रबंधक हमारे बीच आए और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन ये दिया है कि पॉजिटिव वे में कि आने वाले समय में 1 हफ्ते के अंदर वो हम लोगों को एक बेहतर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ अब खिलवाड़ नहीं करेंगे। जो यहाँ के क्षेत्र का जो अधिकार है वो उनको डेफिनेटली मिलेगा। और हमें एक हफ्ते का समय मांगा गया है। और हम लोग भी, चूँकि एनएमडीसी हमारा इतना बड़ा जो नवरत्न कंपनी है, जो प्रोडक्शन लगातार 4 दिन से बंद था, तो हम लोगों को और भी लोगों से मांगा है कि नहीं, प्रोडक्शन मतलब ये लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं। तो हम लोग भी उस चीज़ को समझते हुए कि प्रोडक्शन में कोई नुकसान ना हो, हमारे क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं लॉस होता है, उसको देखते हुए हम लोगों ने भी उनको 1 हफ्ते का समय दिया है कि अगर 1 हफ्ते में वो लोग हमको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं तो हम लोग उसमें आगे चलेंगे। और अगर नहीं मिलता है हमको पॉजिटिव रिजल्ट तो डेफिनेटली ये जो आंदोलन है फिर वो वापस स्टार्ट होगा। और जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। बातचीत हुई है और काफ़ी बातचीत जो है सकारात्मक रही और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। और हमने जो है इनको आश्वासन दिए हैं कि इनका जो है 1 हफ्ते के अंदर जो है हमने इनको और पुनः इसको विचार करके इनको अवगत कराएंगे इनका प्रोग्रेस को, प्रगति को करके। और मैं इनसे अनुरोध किया हूँ हमारे जो है जिला पंचायत जज सुश्री मल्लिका कर्मा मैडम से कि जल्दी से जल्दी हमें जो है इस आंदोलन को समाप्त करें और हमारे एनएमडीसी के उत्पादन को जल्दी से जल्दी हम चालू कर सकें। और ग्रामीणीकरण के विकास के लिए हम हमेशा तत्पर है, जागरूक है। लाल पानी प्रभावित जो गाँव है इनमें हम जब भी हम जो है इनका हम आवश्यकता पड़ेगी हमको जो है कभी भी हमको अनस्किल्ड लेवल में, तो सबसे पहले हम इनका प्राथमिकता हमेशा देंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर जांजगीर चांपा से मिल रही है। एटीएम में चोरी का असफल प्रयास किया गया है। लोहे के सब्बल से एटीएम तोड़ने की कोशिश की गई। चोरी से पहले सीसीटीवी कैमरे पर टेप लगा दिया गया। कलतरा रोड स्थित एटीएम की घटना आपको बता रहे हैं। जांच के लिए बिलासपुर से टीम यहां पर पहुंची है। घटना स्थल पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम भी पहुंची है। चोरों के हाथों के फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं और चोरी से पहले चोरों ने सीसीटीवी कैमरे पर टेप लगा दिया था। कोतवाली थाना क्षेत्र के कलतरा रोड का मामला है। कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मामले की जांच कर रही है। तो जांजगीर चांपा की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर एटीएम में चोरी का असफल प्रयास किया गया। तस्वीरें देखिए सीसीटीवी कैमरे की भी, जहां कैमरे को पहले टेप से ढका गया। उसके बाद कैमरे को ढकने के बाद चोर बेखौफ हुए और कोशिश की गई एटीएम में चोरी करने की। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या कुछ हुआ वहां, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, अभी एटीएम चोरी मामले में एक जो फोरेंसिक की टीम थी बिलासपुर जिले से वो पहुंची हुई है। और बिलासपुर जिले से फोरेंसिक टीम पहुंचने के बाद जो है इसमें काफी जांच में तेजी और सक्रियता की जा रही है। इसमें जो चोर हैं उन लोगों ने चोरी करने के दौरान जो सब्बल थे उसे ही जो है एटीएम के अंदर में छोड़ दिया था। और जो सीसीटीवी है उसमें 2 से 3 जगह पे जो सीसीटीवी लगे हैं उन्होंने सभी जगह पर जो है टेप लगा दिए थे। तो जो फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पहुंची है वो हर बिंदुओं में और हर पहलुओं में जांच की जा रही है। टीम का यही कहना है कि जिस तरीके से इन लोगों ने चोरी का प्रयास किया, असफल प्रयास किया है, तो इससे बहुत जल्द जो है ये जो है पुलिस के गिरफ्त में होंगे। हालांकि जो उन लोगों ने सीसीटीवी में जो टेप लगाए हैं उससे पहले के जो फुटेज है उसके आधार से उनकी पहचान के लिए टीम अलग अलग क्षेत्र में रवाना की गई है। कुछ लोग संदेहियों को भी पुलिस ने अपने तरीके से हिरासत में लिया और पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका रोहित इस जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में बिजली गुल होने पर लोगों को जानकारी उनके मोबाइल पर मिल जाएगी। बिजली कंपनी ने लोगों को बिजली कटने और बिजली आने की सूचना देने के लिए कॉल सेंटर्स तैयार कर लिए हैं। ऐप तैयार किया गया है। आधे घंटे से ज्यादा समय ब्रेकडाउन होने की जानकारी मोबाइल पर लोगों को दी जाएगी और ब्रेकडाउन कब ठीक होगा इसकी भी जानकारी लोगों के मोबाइल पर ही आ जाएगी।
उधर राजधानी रायपुर में आरएसएस की समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में बैठकों का दौर लगातार जारी है। शनिवार को पहले दिन की बैठक में संघ प्रमुख ने अनुषंगिक संगठनों के कामकाज का ब्यौरा लिया और उसके साथ ही कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सामूहिक चर्चा हुई है। संघ के संगठन के विस्तार पर भी चर्चा की गई और शनिवार को पहले दिन की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएस संतोष समेत 250 पदाधिकारी शामिल हुए। आज भी संघ की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है और संघ की बैठक में हर दिन 12 संगठनों से चर्चा की जा रही है। जन्म मानस भवन के ठीक सामने इस वक्त मैं खड़ा हूं और आप देखिए कि यहां पर इस वक्त इस मानस भवन के दरवाजे बंद हैं क्योंकि संघ की बैठकें चल रही है। आज बैठक का दूसरा दिन है। अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक यहां पर चल रही है। देश भर से संघ के पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां मौजूद हैं और संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो इस पूरी बैठक को ले रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जो भी समन्वय समिति है, जितने भी संगठन हैं, 12-12 संगठनों की हर एक दिन बैठक हो रही है। राष्ट्र निर्माण को लेकर के चर्चा चल रही है, पर्यावरण के मुद्दे हैं, इसके अलावा आर्थिक मसले हैं जो इस बैठक में रखे जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए भी है क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों के चुनाव हैं और उसके बाद 2024 के भी चुनाव हैं और साथ ही साथ चुनाव के साथ ही संघ का शताब्दी वर्ष भी आने वाला है। ऐसे में पूरी जो रणनीति है आने वाले सालों की यहाँ पर तैयार की जा रही है और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि इन्हीं रणनीतियों पर आगे संघ काम करेगा। संघ का विस्तार को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा चल रही है। और एक खास बात आप इसमें देखेंगे कि पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। संघ के जो स्वयंसेवक हैं वही यहाँ पर लगे हुए हैं सुरक्षा में। और एक बात ये कि सारी जो बैठकें हैं वो गोपनीय रखी गई हैं। बैठक से कोई भी बात छनकर भी बाहर नहीं जा रही है। इसके अलावा जो तमाम पदाधिकारी पहुंचे हैं उनको तो सख्त निर्देश दिए ही गए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो स्वयंसेवक जो व्यवस्था में लगे हैं उनको भी ये सख्त हिदायत दी गई है कि भीतर में चल रही चर्चा चारदीवारी से बाहर ना निकल पाए। और एक तरह से गोपनीय बैठकों का दौर जारी है। 3 दिन तक के पूरी चर्चा चलेगी और आज दूसरे दिन भी कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत से पहले ही घमासान शुरू हो गया है। प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग उठने लगी है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से जुड़े कई संगठनों ने इसकी मांग की है। किसान संगठनों का कहना है कि अक्टूबर से धान की कटाई का कार्य प्रारंभ होता है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होती है तो किसानों को राहत मिलेगी। वहीं बीजेपी ने किसानों की मांग का समर्थन किया है और सरकार से नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग की गई है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी धान खरीदी पर बहस सियासत कर रही है। किसानों को जो फसल कटाई के बाद प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम छत्तीसगढ़ सरकार से मांग कर रहे हैं कि हरूना किस्म की जो धान है वो नवंबर तक एकदम तैयार हो जाएगी, सूख कर तैयार हो जाएगी। इसलिए धान की खरीदी की शुरुआत करें। एक बात। दूसरा बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक मुश्त जब धान इकट्ठा होता है किसानों का तो सरकार को भी तकलीफ होती है बारदाने की व्यवस्था कराने के लिए। तो इस तरह से पहले हरूना किस्म की जो धान की खरीदी हो जाएगी, फिर उसके बाद जो लॉन्ग वैरायटी की जो धान की जो किस्म है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आराम से किसानों की धान की खरीदी होगी, सरकार को भी परेशानी नहीं होगा। हमने भी लगातार मांग की है कि 1 नवंबर से धान की खरीदी होना चाहिए और ये किसानों की मांग जायज़ है। राज्य सरकार 1 नवंबर से धान की खरीदी प्रारंभ करे, ये किसानों के हित में, छत्तीसगढ़ के हित में आवश्यक है। देखिए, धान खरीदी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी और कुछ अन्य लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। जब से हमारी सरकार बनी है धान खरीदी दिसंबर से ही शुरू हो रही है। हम छत्तीसगढ़ बनने के बाद सर्वाधिक धान की खरीदी हमारी सरकार ने किया है और हर साल हमारा लक्ष्य बढ़ते जा रहा है। और जिस हिसाब से मानसून भी लेट हो रहा है तो उसको देखते हुए यह कहना कि धान खरीदी 1 नवंबर से ही चालू की जाए उचित नहीं है। सरकार इस संबंध में जैसा किसानों के हित में होगा वैसा निर्णय करेगी। चलिए, इस बीच रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 3 संभागों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 3 संभागों के 9 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने त्वरित पूर्वानुमान जारी किया है।
राजधानी रायपुर की हम बात करें, जहां पर लगातार बारिश कल से ही हो रही है। आने वाले समय के लिए भी येलो अलर्ट जारी हो चुका है। बिलासपुर, दुर्ग संभाग में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 3 संभागों के 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने त्वरित पूर्वानुमान इसके लिए जारी किया है। छत्तीसगढ़ के कई जिले जहां पर लगातार बारिश हो रही है। बीजापुर, जगदलपुर भी वही इलाके हैं जहां पर झमाझम बारिश का सामना लोग कर रहे हैं। और तो सिर्फ बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी हो चुकी है। येलो अलर्ट जारी हुआ है। आने वाले समय में भारी बारिश का सामना आपको करना पड़ सकता है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी युगल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी मौसम को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में अब मानसून द्रोणिका जो एक तरह से काफी सक्रिय है, जिसकी वजह से बस्तर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। आवागमन के साथ साथ जो आम लोग हैं उनकी परेशानियां भारी बारिश की वजह से बढ़ गई है। इस बीच मौसम विभाग ने त्वरित पूर्वानुमान जारी किया है। 4 घंटे के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए 3 संभागों के लिए जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर, ये 3 संभाग के 9 जिले हैं। गरियाबंद, धमतरी, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, कवर्धा, मुंगेली, बेमेतरा और इन तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। और काफी लंबे समय से जो द्रोणिका थी वो सक्रिय नहीं था, लेकिन अब मानसून द्रोणिका है वो पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। और साथ ही साथ आकाशीय बिजली के भी चपेट में आ रहे हैं। जिस तरह से जो बीजापुर में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोग झुलस गए हैं, और इसके अलावा कई जगह ऐसे भी हैं जहां आकाशीय बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग ने माफ कीजिएगा युगल, आपको ये रोकना चाहूंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। परमहंसी गंगा आश्रम, जहां पर दोपहर करीब 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, इस बात की जानकारी सामने आई है। हिंदू सनातन धर्म के मठों के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद, जिनका निधन हो चुका है। दुखद खबर सामने आ रही है जबलपुर से। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का निधन हो गया है। हिंदू सनातन धर्म के मठों में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद, जिन्होंने दोपहर करीब 3:30 बजे अंतिम सांस ली है। दुखद खबर, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो चुका है। तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, जिन्हें करोड़ों सनातनी मानते हैं, आज उनका निधन हो गया। करीब 3:30 बजे उनका निधन हो गया है। लंबे समय से बताया जा रहा है कि बीमार चल रहे थे, परेशान चल रहे थे। उसके बाद आज उनकी तबीयत बिगड़ी। दोपहर 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, बेहद ही दुखद बात सामने आई है, स्वरूपानंद जी का निधन हो गया है। क्या कुछ जानकारी से जुड़ी है आपके पास? जी अवंतिका जी, अभी आश्रम में जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं एनपी प्रजापति मौजूद हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। कई दिनों से शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, और अभी एनपी प्रजापति से बात हुई है। उन्होंने ये पुष्टि की है कि उनका निधन हो गया है कुछ देर पहले, और इसकी जो आधिकारिक घोषणा है आश्रम के द्वारा कुछ देर में की जाएगी। लेकिन जिस तरह से उनके भक्त वहाँ मौजूद है, उसमें एनपी प्रजापति जी भी शामिल है, और वह साथ में थे। उनके इलाज लगातार उस पर नजर रखे हुए थे, और उनसे अभी बात हुई है। उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। कुछ दिन पहले अभी 99वां जन्मदिन उनका मनाया गया था। 99 से 100वें जन्मदिन में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती लगे थे। 100वां उनका साल चल रहा था जीवन का। लेकिन ये बड़ी दर्दनाक और दुखद खबर है उनके भक्तों के लिए कि स्वरूपानंद सरस्वती जी अब नहीं रहे। ज्योतिश्वर के परमहंसी गंगा आश्रम में शंकराचार्य जी ने अंतिम सांस ली है। आशीष, क्या कुछ जानकारी स्वास्थ्य के बारे में अभी तक निकलकर सामने आई है? बताया जा रहा है कि बीमार चल रहे थे, आखिर किस वजह से इतनी परेशानी थी? जी अवंतिका जी, पिछले 3-4 सालों से स्वरूपानंद सरस्वती जी का लगातार स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था, और डॉक्टरों ने सलाह भी दी थी कि कहीं ना कहीं आईसीयू की उन्हें जरूरत है। और ज्योतिश्वर के जो एक आश्रम है उसमें एक रूम भी ऐसा बनाया गया था जहां शंकराचार्य जी को आईसीयू की व्यवस्थाएं दी गई थी। और आर्गन जो है, कई प्रकार के आर्गन फेल हो रहे थे लगातार। लोगों के जो भी
गुरुजी का जो जन्मोत्सव था उसमें भी बहुत सारे लोगों की, भक्तों की ये डिमांड थी कि गुरुजी के दर्शन हो, लेकिन उन्हें दूर रखा गया था। तो ये समझा सकता है कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिकल स्थिति में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती थे। और आज जब आज का दिन जो रहा है यहाँ जिले के लिए और जिले के साथ साथ स्वरूपानंद सरस्वती के सभी भक्तों के लिए कहीं ना कहीं बड़ा दुखद दिन रहा है कि शंकराचार्य जी ने अंतिम सांस ली है। निश्चित ही आम लोगों के लिए स्वरूपानंद सरस्वती जी का जाना बहुत दुखद है। साथ ही कई सारे ऐसे लोग जो कि राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और उनके अनुयायी हैं, उनके लिए भी बेहद दुखद घटना है। हालांकि क्या कुछ जानकारी अभी वहां पर कोई और मौजूद है राजनीतिक घराने से या फिर कहीं और से कोई ऐसा व्यक्ति जो कि राजनीति से भी जुड़ा हो और वहां पर मौजूद हो? जीवंतिका, जिले के जो कांग्रेस के नेता हैं वो तो लगभग उनसे जुड़े हुए थे, करीब थे उनके। अभी कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी पहुंचे थे। पूर्व मंत्री राज्य मंत्री जो हैं जालम सिंह पटेल भी पहुंचे थे। उनके पहुंचने का भी समाचार नहीं है। लेकिन जिस तरह से गुरुजी के भक्तों की तादाद है उसमें कमलनाथ, कांग्रेस के कमलनाथ हैं, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हैं, कांग्रेस के सुरेश पचौरी हैं, बहुत से नेता हैं, रमन सिंह हैं पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, ये सभी उनके भक्तों की श्रृंखला में उनके नाम आते हैं। लेकिन अभी जो बात हो पा रही है कहीं ना कहीं नरसिंहपुर जिले के जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं एनपी प्रजापति जी, जो गोटेगांव के इस समय विधायक है, वर्तमान विधायक है, वो मौजूद हैं। और कांग्रेस के और भी नेता हैं जो नरसिंहपुर से कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़े थे, लाखन सिंह पटेल, वो भी मौजूद हैं। कुछ डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। अभिमितेश्वरानंद सरस्वती उनके जो अनन्य भक्त हैं वो भी मौजूद हैं। चातुर्मास का समय था, सारे भक्त गुरुजी के करीब थे और कहीं ना कहीं आशंका भी थी कि स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, इसको लेकर भी सारे भक्त उनके करीब ही थे। और जिस तरह से लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने आज अंतिम सांस ली है। निश्चित ही दुखद बात जरूर है आशीष, लेकिन स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी कोई छोटा नाम नहीं था, क्योंकि सनातन धर्म को जो लोग मानते हैं वो लोग लगातार उनके संपर्क में थे भी और उनके अनुयायी रह चुके हैं। हालांकि सनातन धर्म के लिहाज से अगर माना जाता है कि निधन हुआ है स्वरूपानंद सरस्वती जी का, तो आगे क्या कुछ किया जाएगा? क्योंकि माना जाता है कि ब्रह्मलीन किया जाता है उन्हें, क्या होगा आगे? ये इस विषय में सारी चर्चाएं जो है अभी मुक्तेश्वर आनंद जी से होने के बाद साफ हो पाएंगी। किस तरह से एक धर्माचार का किस सम्मान के साथ उन्हें अंतिम उनका संस्कार किया जाएगा। लेकिन जहां तक हम बात करें शंकराचार्य जी की, तो देश में किसी भी मुद्दे पर मुखरता से यदि बोलने वाली कोई शंकराचार्य की प्रति समझ में हमें नजर आती है, प्रतिमूर्ति नजर आती है, तो स्वरूपानंद जी का चेहरा बरबर से याद आता है। 2 पीठों के शंकराचार्य, 4 पीठों हिंदुस्तान में, जिनमें से 2 पीठों के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती थे। जब भी उनसे किसी विषय पर बात की गई, चाहे राजनीतिक विषय हो, चाहे धर्म की विषय हो, सभी बातों पर उन्होंने बड़ी मुखरता से जवाब दिया है। हर बात पे खुलकर बोले हैं। जब भी बात आई है हिंदू धर्म की बात हो, चाहे कहीं ना कहीं धर्म रक्षा की बात हो, शंकराचार्य ने अपने भक्तों को, सारे देश को संदेश देने में कभी कोई कमी नहीं की। गुरुजी कितने भी बीमार रहे, कितने भी अस्वस्थ रहे, लेकिन जब जब धर्म की बात आती है, जब जब उन्हें लगता है कि उन्हें बोलना है, कहीं ना कहीं धर्माचारों की जरूरत है, धर्माचार के मत की जरूरत है देश के लिए, तो उन्होंने हमेशा से मुखरता से उस बात को रखा है। निश्चित ही अपनी बात मुखरता से रखते आए हैं और स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी का निधन एक बड़ी क्षति तमाम लोगों को जो उनके अनुयायी रह चुके हैं। सनातन धर्म में क्या कुछ ऐसी कई बड़ी बातें जो कि उनकी तरफ से कही गई, और जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे हैं आशीष के, ना सिर्फ धर्म को लेकर सजग रहते थे, कई मुद्दे ऐसे थे, राजनीतिक विषय भी ऐसे थे जिन पर लगातार अपनी बात रखते आ रहे थे। और सनातन धर्म से होना और साथ ही राजनीति से जुड़ा होना कई बार इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि समाज में बेहतरी के लिए वो लगातार काम कर रहे थे। आशीष जी, अवंतिका, बिल्कुल समाज की बेहतरी के लिए उन्होंने काम किया है। दूर दूर से उनके भक्त आए, हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर 7 समंदर पार से भी उनके भक्तों का जो श्रृंखला है आने की कड़ी जो है, हमने चातुर्मास में देखा, इस चतुर्मास में देखा, इसके पहले वाले चातुर्मास में देखा। जब भी गुरुजी नरसिंहपुर के ज्योतिश्वर परमहंसी आश्रम में प्रवास पर रहे हैं, जब भी हमने देखा है कि लगातार उनके भक्तों के आने की जो श्रृंखला रही है, लगातार लोग आए हैं। यदि नरसिंहपुर जिले में एक बार राष्ट्रपति के आने का दौरा रहा है, प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे जिस समय महामहिम, उस समय आने का जो अवसर मिला वो भी नरसिंहपुर ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती नेत्रालय के उद्घाटन के दौरान दिखा। तो ऐसे कई अवसर थे जो जिले को शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने दिलाए हैं, और जिले का नाम यदि उनके नाम से जोड़ा जाए, उनके नाम से जिले का नाम जाना जाता है हिंदुस्तान में, तो ये जिले वासियों के लिए ही गर्व की बात नहीं है, पूरे प्रदेश के लिए, सारे देश में और संसार में ये गर्व की बात है। चलिए ठीक है आशीष, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी हम तक जानकारी पहुंचाते रहेगा। हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रतीक, निश्चित ही एक दुखद और क्षतिपूर्वक ये खबर सामने आ रही है कि शंकराचार्य महाराज जी का निधन हो चुका है, क्या कुछ जानकारी आपके पास फिलहाल?
देखिए, बिल्कुल अवंतिका, कहीं न कहीं समस्त भारत के हिंदू धर्मावलंबियों में एक बड़ी दुखद खबर है, जो कि दो पीठों के शंकराचार्य थे, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, और आज तकरीबन 3-3:30 बजे के आसपास जो है झोतेश्वर, जो कि जिला नरसिंहपुर में पड़ता है, परमहंसी गंगा आश्रम, वहां पर इन्होंने अंतिम सांस ली। बीते दिनों उनका 99वां जो वर्षगांठ थी वो मनाई गई थी, लेकिन सांस लेने में लगातार उन्हें तकलीफ हो रही थी। तस्वीरें भी जो है भक्तों द्वारा सामने लाई गई जब उन्होंने अंतिम सांस ली है। बेहद अशोक लहर कहीं न कहीं पूरे भारत में देखने को मिल रही है। कई बड़े राजनेता जो थे उनके गुरु माने जाते थे, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं, और संभवतः ये जो दुखद खबर सामने आई है उसने हर किसी को गमगीन सा कर दिया है। चूंकि बड़ी लंबी यात्रा थी, 1942 के दौर में जब महज 19 साल के थे, तब वो क्रांतिकारी साधु के रूप में उभरे थे। उस समय कहीं न कहीं आजादी की जंग भारत देश लड़ रहा था, तो कहीं न कहीं इतिहास जो है आजादी की लड़ाई से स्वामी जी का शुरू हुआ था, और अब जाके जब वो दो पीठों के शंकराचार्य बनाए गए थे तो एक लंबा सफर था। तो बेशक एक तपस्वी, एक ज्ञानी जो है वो आज हिंदू समाज ने, इस देश ने खो दिया है, और वाकई एक शोक की लहर जैसे ही खबर फैली है, पूरे शोक की लहर न केवल नरसिंहपुर जिले, मध्य प्रदेश, बल्कि पूरे भारत में फैल गई है। बेशक आजादी की लड़ाई की वजह से, कि मैंने बात किया था, तब से लेकर अब तक तमाम ऐसे कार्य थे जिनमें स्वामी जी का नाम जो है, शंकराचार्य जी का नाम लिया जाता है, और बेशक आज अपने बीच नहीं है, हमारे बीच नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं दुख की घड़ी है। स्वामी स्वरूपानंद जी को 1950 में दंडी सन्यासी वो बनाए गए थे, और 1981 में उन्हें शंकराचार्य की उपाधि मिली थी। अवंतिका, आपको बता दूं, 1981 के बाद से लगातार वो धार्मिक क्षेत्र में सक्रिय थे, और वाकई हिंदू धर्म के साथ साथ तमाम ऐसे जब भी मसले रहे हैं, तो एक कट्टर हिंदुत्व के रूप में भी उनकी पहचान जो है आम लोगों में देखी गई है। बेशक स्वामी जी का आज आकस्मिक निधन हुआ है, लंबी बीमारी से वो ग्रसित थे। इस बीच तमाम लोगों का जो है नरसिंहपुर झोतेश्वर जहां आश्रम है, वहां पहुंचना शुरू हो चुका है, और एकाएक कर तमाम राजनेता भी जो है, क्योंकि एक बड़ी दुख की लहर ये जैसे ही फैली है, अमूमन बड़े, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, बड़े राजनेताओं के वो धर्मगुरु कहे जाते हैं, चाहे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा हो, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, तत्कालीन विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष हैं प्रजापति जी, तमाम जितने भी राजनेता है वो उनके भक्त के रूप में थे, उनसे गुरु दीक्षा भी ली थी। वो भी कहीं ना कहीं झोतेश्वर कुछ ही देर में कूच करेंगे, और पूरे सूबे में एक बड़ी खबर सामने। निश्चित ही प्रतीक, और जिस तरह से शंकराचार्य महाराज की आप बात कर रहे थे, आजादी के समय से लगातार काम करते आ रहे हैं। आज के दौर में भी उनके बयान जिस तरह से सामने आते थे, हमेशा ही समाज हितैषी माने जाते हैं। साथ ही साथ सनातन धर्म को लेकर जितने भी एक्शंस उन्होंने लिए या जितने भी कदम उन्होंने आगे बढ़ाए, निश्चित ही सनातन धर्म के लिए भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते आ रहे हैं। राजनीतिक तौर पर भी उनका काफी इन्वॉल्वमेंट रहा है। कई सारी हस्तियां राजनीति से जुड़ी हुई जो उनकी अनुयायी रह चुकी हैं, और अभी भी निश्चित ही पहुंच रहे होंगे महाराज जी के लिए। जी हाँ, देखिए बिल्कुल अवंतिका, चूंकि अभी ये बात भी चल रही है कि क्या सूर्यास्त होने के पहले ही तमाम जो अंतिम संस्कार है उसे कर लिया जाए या ना कर लिया जाए। चूंकि जैसे कि मैंने बताया, दो पीठों के शंकराचार्य थे, संभवतः बड़े लोगों भी अंतिम दर्शन के लिए आएंगे, तो ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन संभवतः कल सुबह ही जो अंतिम संस्कार जो क्रियाएं हैं वो संपन्न होंगी। फिलहाल एकाएक कर जैसे ही लोगों में ये खबर फैली है, सभी एक एक करके जो है झोतेश्वर की ओर कूच कर रहे हैं। दुख का ये पूरा वक्त है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनका अगर इतिहास की बात करने अवंतिका, तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुआ था। इससे लगा दिघोरी गांव है, और ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। पृथ्वीराम उपाध्याय सबसे पहले स्वामी जी का नाम रखा गया था, और उसके बाद 9 साल की उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया, धर्म यात्रा की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश में काशी भी स्वामी जी जो थे वो पहुंच गए थे। उसके बाद ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री महाराज वेदांग, और उनसे ही उन्होंने शिक्षा ली थी, दीक्षा ली थी। और 1942 में, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जब आजादी की जंग चल रही थी, और क्रांतिकारी साधु के रूप में उनकी पहचान जो है वो विकसित हुई थी। और 1980 में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 81 में उन्हें शंकराचार्य की उपाधि मिली थी। तो धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ और वाकई बयानों को लेकर के भी हमेशा मुखर वो रहे हैं, और तमाम जटिल से जटिल मसलों को लेकर के वे बेबाकी से अपनी राय रखते हमेशा से ही आ रहे हैं। और राजनीतिक मुद्दों पर भी हमेशा उनकी प्रतिक्रियाएं हमने देखी हैं, सामने आई हैं, चाहे देश की राजनीति की बात हो, प्रदेश की राजनीति की बात हो। धर्म के साथ साथ कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी वो बोलने से बिल्कुल नहीं बचते थे, और देश के मसले को लेकर के, देश की एकता अखंडता को लेकर के तमाम बड़े बड़े आंदोलनों का भी वो हिस्सा रह चुके हैं। बेशक 99 वर्ष की आयु में वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, और आज अंतिम सांसें झोतेश्वर का जो आश्रम है वहां स्वामी जी ने ली है। दुख की घड़ी तो है ही, इसके साथ साथ जितने भी भक्त हैं, अमूमन पूरे भारत देश में उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, और 2 मठों के शंकराचार्य होने की एक बड़ी उपाधि उनके पास भी थी अवंतिका।
तो बेशक एक बहुत बड़ा शोक जो है हम कह सकते हैं हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो गुरु जी से जुड़े हुए थे। निश्चित ही काफी मुश्किल पल है प्रतीक, और जिस तरह से बीमारी की भी बात उनके सामने आई कि लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, किस तरह की कठिनाइयों से उन्हें गुजरना पड़ रहा होगा इस बारे में भी हम समझ पा रहे हैं। शुक्रिया आपका प्रतीक फिलहाल इस पूरी चर्चा के लिए। लेकिन दुखद खबर आपको हम बता रहे हैं, शंकराचार्य महाराज का निधन हो चुका है। पूरे ही प्रदेश में, पूरे ही देश में दुख की लहर, शोक की लहर दौड़ रही है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हो गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।